Jai Hind everyone, my name is Komal Sharma and I welcome you all to the Defense Mania, the most reliable and India's largest pocket friendly platform. ये एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं हिस्ट्री को थ्रू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये है थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर और एक वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर। अगर आप में से किसी ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो दोनों देख कर आएँ, उसके बाद थर्ड यहाँ पर आके देखें, सो दैट कि आपको जो स्टोरी है उसी के एक सीक्वेंस के थ्रू आप पढ़ते रहें, आपको ये पता रहे कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। और तो ये जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म हुआ और ये कुछ इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ताज एंड मौर्याज, ये जो चीज़ें हैं ये और संगम एज, ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादातर, ठीक है। तो एंशिएंट में हमें ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। और जो बुद्धिज्म है या जैनिज्म, ये जो फिलोसफीज हैं, ये जो जितनी भी दर्शन हैं, शास्त्र हैं, लिटरेचर है, ठीक है, कोई टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा एंड तक मेरे साथ देखेंगे एंड आई कैन गारंटी यू कि आप जब ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो उसके बाद आपको बुद्धिज्म जब भी रिवाइज करना हो, आप अगर अभी टाइम नहीं है आप ये वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरे बुद्धिज्म को कवर करने की कोशिश की है और इसमें मैंने हर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नहीं बने हैं जिसपे तो वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मैं वैसे प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो में ही। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट बुद्धिज्म एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा, आपको इसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो रिस्पांस दिया है उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन फिर भी जिस रिस्पांस जो मैं चाह रही थी वो अभी नहीं हो पाया, लेकिन आई होप कि वो फ्यूचर में जल्दी होगा। तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग इस वीडियो को और पिछली भी दोनों वीडियो उनको देखें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि देखो यार, हम लोग जो बनाते हैं ना वीडियो, आपको दिखता है कि सिर्फ 30 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके पीछे जो इतने दिनों की और जो पूरी मेहनत लगती है, पूरा कंटेंट, क्योंकि मेरा मेन एम रहता है पढ़ाने का और पढ़ने का, कि जो चीज़ मुझे चाहिए अपने पढ़ते टाइम वही चीज़ मैं पढ़ाते टाइम प्रोवाइड करूँ। कंटेंट क्वालिटी से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये मेरी गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए बदले में आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा जो इनाम है, वो बस इतना है कि आप कमेंट लिखें और अपना फीडबैक हमें बताएं, अच्छा भी है बुरा भी है तो भी, क्योंकि अगर आप कोई इम्प्रोवाइजेशन सजेस्ट करते हैं तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बुद्धिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा इसको ध्यान से देखेंगे और एंड तक देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बुद्धिज्म के बारे में बेसिक जो है सबको पता होगी स्टोरी कैसे है, लेकिन फिर भी हम हर एस्पेक्ट को क्वेश्चन आंसर्स के जरिए रिवाइज करेंगे। सो ऑल यू नीड टू नो अबाउट बुद्धिज्म इज हेयर। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे, पूरा बुद्धिज्म हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये जो है, एक तो हिस्ट्री के कोई भी चैप्टर है, कुछ भी है, वो सिर्फ डिफेंस या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होते। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में आएगा ये, और उसमें भी बुद्धिज्म ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तो इसलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड यस, प्लीज राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। अब बुद्धा को जो एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है, जो उनको निर्वाण प्राप्ति हुई, वो कैसे हुआ। देखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी हूँ, मैं दोनों में पढ़ाऊंगी। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं दोनों में पढ़ाऊंगी। तो इसकी वजह से क्या है कि आप हिंदी मीडियम में भी अगर पेपर दे रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। निरंजना, शिप्रा, गंगा या लुम्बिनी, इन चारों में से ए बी सी डी आपका जो भी आंसर है आप लिखेंगे, और कमेंट में अपने स्कोर जरूर लिखेंगे कि आज आपने कितना स्कोर किया। देखो पता है, जब आप लोग खुद पार्टिसिपेट करोगे ना तब आपको ज्यादा मजा आएगा, आप और ज्यादा अपने आप को एंगेज्ड फील करेंगे उस चीज में, ठीक है, तभी आपका कनेक्शन बनेगा। जब तक किसी चीज में आपका खुद का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप उस चीज को उतना अच्छे से नहीं समझ सकते, आप उस चीज से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका कनेक्शन होना, आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोग अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। ओके, सो हेयर द आंसर इज ए, निरंजना, ठीक है।
निरंजना नदी कहाँ पे है? ये है बिहार में, ठीक है, गया प्लेस पे। तो बुद्धा जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है। एनलाइटनमेंट मतलब वही जो उनको ज्ञान समझ में आया कि सुख दुख इन सब का कारण क्या है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो ये सब चीजें इनको जो है, इसके लिए ये जब इन्होंने तपस्या करने बैठे थे तो ये कहाँ बैठे थे? एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जो बिहार में बोध गया बाद में नाम से जाना गया। तो गया नामक जो जगह है वहां पे निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, और बाद में इसको क्या नाम दिया? बोधि ट्री, ठीक है। तो उसके नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की, और उसके बाद 7 साल के बाद इनको क्या हुआ? एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है। तो ये है निरंजना नदी। शिप्रा नदी कहाँ? शिप्रा नदी उज्जैन में है। शिप्रा नदी के पास जो क्या लगता है? उज्जैन मेला जो लगता है, कुंभ मेला जो लगता है, जिसको सिंहस्थ कुंभ भी बोलते हैं, वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। गंगा आप जानते हैं नॉर्दर्न इंडिया में है। और लुम्बिनी बेसिकली क्या है? लुम्बिनी इज द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बोर्न, जहां बुद्धा का जन्म हुआ था। इंडो नेपाल बॉर्डर पे है ये प्लेस है, ये कोई नदी नहीं है लुम्बिनी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी इन विच क्षत्रिय फैमिली? 563 बीसी में जन्म हुआ बुद्धा का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको डेट याद रखनी है इनकी। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और 483 बीसी में इनकी डेथ हुई, ठीक है। तो कुल मिला के कितने साल जिए? 80 ईयर्स, ठीक है। तो ये डेट याद रख लेना, कोई भी एक याद रख लो, उसमें 80 प्लस कर देना तो ये आ जाएगा, ये 80 माइनस कर देना तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो किस फैमिली में इनका जन्म हुआ, यानी किस कुल में ये जन्मे, तो उनका क्या नाम था? शाक्य क्षत्रिय फैमिली, कुरु क्षत्रिय फैमिली, यदुवंशी क्षत्रिय फैमिली या चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली? ABCD आप अपना आंसर बताएंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज A, शाक्य क्लैन, ठीक है। शाक्य वंश में, क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। तो इनके फादर जो थे वो कौन थे? नेपाल में ही लुम्बिनी कपिलवस्तु जगह है, वहां पे पर्टिकुलरली लुम्बिनी शहर में रहते थे वो लोग, ठीक है। तो कपिलवस्तु के राजा थे। तो सिद्धार्थ गौतम जो हैं ये, यानी जो बुद्धा हैं, ये कौन थे? ये राजकुमार थे। कहाँ के? कपिलवस्तु के, लुम्बिनी नामक जगह पे रहते थे। और किस वंश में पैदा हुए थे? शाक्य वंश में। इसके अलावा एक और आपको इनसे जुड़ा हुआ मिलेगा नाम, वो मिलेगा इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। तो ये क्या थे? इक्ष्वाकु वंश के भी थे पीछे से। इक्ष्वाकु वंश के कौन थे? जो लॉर्ड राम, जो भगवान राम हुए थे, वो इक्ष्वाकु वंश में ही हुए थे। और बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा हैं, राम हैं, ये सब क्या है? इसी एक ही अवतार है। मतलब बुद्धा का ये सिर्फ पहला अवतार नहीं है, इससे पहले भी वो कितने अवतार ले चुके हैं, और ये जो राम है ये भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश भी किससे एसोसिएटेड है? राम से और गौतम बुद्धा से ही। तो लेकिन जब आंसर आएगा आपको, तो आपको लिखना है शाक्य क्लैन। अब कुछ बच्चे जो ज्यादा ही सोचेंगे वो पूछेंगे कि फिर अगर शाक्य और इक्ष्वाकु भी आ जाए तो क्या लिखेंगे? तो भी आपको शाक्य लिखना है, क्योंकि नियरेस्ट इज शाक्य, मतलब और ऊपर पीछे का जाएंगे तो आपको यहाँ पे इक्ष्वाकु मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा ही कभी दोनों आएंगे नहीं, तो या तो शाक्य आएगा या इक्ष्वाकु आएगा। कुरु क्षत्रिय फैमिली से कौन है? तो कुरु बेसिकली वैदिक काल में थे, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो कौरव और पांडव थे, तो जो उनमें कौरव थे दैट वो कुरु लोगों के जो है वंशज थे। तो वो कुरु थी। यदुवंशी, यदुवंशी कौन थे? जो मथुरा के थे, जो जिसमें बेसिकली किस कौन हुए? श्री कृष्ण हुए हैं, जो वो यदुवंशी हैं। एंड देन चंद्रवंशी, दो तरह के बेसिकली राजा थे, कुछ अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे जैसे राम जिसमें पैदा हुए, ठीक है। और कुछ जो है चंद्रवंशी राजा थे, जिसमें कि कृष्ण और ये महाभारत वगैरह के जो लोग थे, पांडव, ये सब लोग जो है पैदा हुए। तो ये चंद्रवंशी मानते थे, कुछ लोग सूर्यवंशी मानते हैं। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो डिफेंस मैनिया पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कोर्सेज हैं, लाइव सेशंस हैं, टेस्ट, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, डाउट सेशन, सब कुछ रखा जाता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत कोई डीप जो है इन सबसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, CDS, FCAT, ACC, NDA या CAPF की भी, ठीक है, तो इन सभी में भी हिस्ट्री मैंने ही लिया है, CAPF में, CDS में, FCAT में। तो आप जो है आके यहाँ पे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और जो है इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप रिटर्न करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आपका रिटर्न क्लियर होगा और आप SSB में भी जाएंगे। तो SSB के लिए आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पूरे कोर्सेज हैं, हमारे पास रिकमेंडेड फैकल्टी हैं दोनों, तो आप इनके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में हैं, आप देखिए। और उस पर भी अगर आप कोड यूज करते हैं मेरा कोमल10, तो आपको और भी जो है 10% ऑफ मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे, चाहे वो कोई भी कितने भी रुपए का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग किंग कट डाउन द बोधि ट्री इन द 2nd century BC एंड इन द 600 AD?
ठीक है। एक तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये BC और AD का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कमेंट में बताएं, मैं अगली बार आपको ये बता दूंगी कि इनमें क्या फ़र्क है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आपको ऑप्शन है इनमें से कौन से जो राजा हैं उन्होंने बोधि ट्री को, जो जिस पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, वो वहां पे उन्होंने क्या उसको कट किया था। तो 2 बार हुआ था वो, एक 2nd सेंचुरी BC में और एक 600 AD में। तो आपको बताना है कि वो कौन से राजाओं ने किया था। सो द ऑप्शंस आर पुष्यमित्र शुंग और किंग शशांक, अशोक या शिशुपाल, बिंबिसार और बिंदुसार, या जरासंध और अजातशत्रु। आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे A, B, C या D। Okay, so correct answer is A. पुष्यमित्र शुंग एंड किंग शशांक। देखो ये ऑप्शन तो आप अपने आप हटा दोगे क्योंकि अशोका कौन है, अशोका तो खुद बुद्धिज्म से पूरा उनको पैट्रोनाइज किया है, तो इसलिए अशोका तो बिल्कुल कटवा ही नहीं सकते। इसके अलावा बिंबिसार और बिंदुसार भी अशोक इसी से बुद्धिज्म से एसोसिएट हैं, तो इसको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, तो ये भी नहीं कटवा सकते। और इसके अलावा अजात शत्रु भी इसी से एसोसिएटेड है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। तो आपको अगर कुछ नहीं भी पता है तो देखो, आपको जब नहीं पता है क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएंगे कि आपको सारे आते होंगे। जो बिल्कुल सारा एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उनको भी सारे क्वेश्चन नहीं आते। जो कुछ आते हैं और जो नहीं आते हैं उनमें से वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आंसर इज ए, पुष्यमित्र शुंग एंड द किंग शशांक। इन दोनों ने क्या किया था कि उस बोधि ट्री को कटवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2nd सेंचुरी BC में किया था। शुंगा डायनेस्टी कब आई थी? आफ्टर द मौर्यास। अशोका के ग्रैंड सन्स जो है वो वीकर हुए, इतना अच्छे से रूल नहीं कर पाए, तो पुष्यमित्र शुंगा ने ओवरटेक किया उन लोगों को, और पूरा जो है कि इन्होंने शुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश की। तो पुष्यमित्र शुंगा वॉज एक जो है कह सकते हैं कि स्टॉन्च ब्राह्मण थे वो, तो ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने बुद्धिज्म में जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया था। हालांकि इसके बाद ये मतलब ऐसा आप सोच सकते हैं कि इनका नाम आता है कि एंटी बुद्धि पर्सनैलिटी भी ये हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें दूसरा ही मिलता है कि इन्होंने सांची का जो स्तूप बनवाया था अशोका ने, उसको रिपेयर करवाया, और इसके चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ एम्बैकमेंट भी करवाई इन्होंने। तो दोनों ही चीजों के हमें जो एग्जाम्पल है वो मिलते हैं। इसके बाद में फिर 600 AD में आके, यानी गुप्तास के बाद वाला टाइम पीरियड जिसमें शशांक आए, तो उन्होंने भी, वो भी एक स्ट्रॉन्च ब्राह्मण है, तो उन्होंने भी बुद्धि ट्री को कटवाया, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एंटी बुद्धिस्ट पर्सनैलिटीज ये रही हैं। इसके अलावा एक और एंटी बुद्धिस्ट पर्सनैलिटी आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगी, विच इज आदि शंकराचार्य। तो हिंदुइज्म जो है जब डाउन हो रहा था और बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, तो उसके बाद आदि शंकराचार्य आए जिन्होंने हिंदुइज्म को फिर से रिवाइव किया, उसमें जो भी कमियां थी उनको हटाया और उसको एक नए जो है कह सकते हैं प्योरीफाइड जो है रिफाइंड रिलीजन के रूप में लोगों के सामने रखा। ओके, सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। पुष्यमित्र शुंग और किंग शशांक हैं जिन्होंने की बोधि ट्री को कट डाउन किया। ओके, नेक्स्ट इज हु अमंग वर नॉट द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा क्या है? बुद्धा के बहुत सारे शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, तो आपको बताना है कि कौन से शिष्य नहीं थे। योर ऑप्शंस आर सरिपुत एंड मोगलनन्ना, आनंद कश्यपा एंड उपाली, शुद्धोदन और राहुल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप अपना करेक्ट आंसर बताएंगे। एक देखिए, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखो, ऑल ऑफ द अबव में आपको, इससे आपको क्या सेंस आ रही होगी? अगर मान लो किसी को एक सेकंड के लिए ये लगता है कि ये सारे ही शिष्य हैं, तो आप टिक कर देंगे ऑल ऑफ द अबव पे, लेकिन फिर भी गलत टिक किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन जो है वो शिष्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द सेंस की क्या जाएगी, ऑल ऑफ द अबव की सेंस क्या जाएगी कि ऑल ऑफ द अबव में से कोई भी शिष्य नहीं है। समझ गए आप? इसलिए जहां पे नोट वाला क्वेश्चन आए या इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन जो वर्ड आ जाए, तो उसको थोड़ा सा एक बार के लिए रुक के पूरा समझ के देख लिया करो कि इसकी सेंस क्या बनेगी, मैं कौन सा आंसर लगाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर बताएंगे। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शुद्धोदन और राहुल। शुद्धोदन कौन थे? फादर थे बुद्धा के, और राहुल कौन है? बुद्ध के बेटे। बुद्ध की जो वाइफ है उनका क्या नाम है? यशोधरा। ठीक है, और ये इन दोनों के जो बेटे हैं इनका नाम है राहुल, और शुद्धोधन जो है कौन है? वो इनके फादर हैं। किसके? बुद्धा के। बुद्धा का ओरिजिनल नाम क्या था? जो पहले था वो था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो बाद में जब इनका एनलाइटनमेंट हो गया, जब इनको वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा? बुद्धा पड़ा। तो अब इनमें से कौन से डिसाइपल्स नहीं थे? तो इनके फादर और इनका बेटा, ये दोनों इनके डिसाइपल्स नहीं थे। इसके अलावा ये सब जो बाकी के, ये सब इनके डिसाइपल्स थे। और सबसे फेमस जिसकी आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, आनंद। आनंद और बुद्धा के बहुत सारे स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। तो आनंद कौन है? इन्हीं के डिसाइपल हैं। इसके अलावा कश्यप हुआ, उपाली हुआ, और सरिपुत, मोगलन्ना। इसके अलावा एक वैशाली की जो नगर वधु थी वो भी इन्हीं की शिष्या थी।
क्योंकि जो है इसमें दोनों हैं, वुमेन भी थी और संघ में मैन भी थी। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जो है उस वो क्या है, असल में उसका कॉन्सेप्ट जो है बुद्धिज्म का, जो निर्वाण है वो क्या है, तो ये हमें बताना है। सो योर ऑप्शंस आर ए द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, पूरी जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी जो अतृप्त जो क्या कह सकते हैं, जो फ्लेम है उसको उसका खत्म हो जाना, या द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, या खुद में ही आत्मसात हो जाना, या अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, एकदम चेयरफुल एक आरामदायक सुकून वाली मनोदशा, या ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, या एक ऐसी मेंटल स्टेज जहां आप सब चीजों से परे हो जाते हैं। तो इन चारों में से कौन जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है निर्वाण शब्द को, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए चारों के चारों आपको बिल्कुल सही लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो मोस्ट करेक्ट है, जो मोस्ट अपीलिंग आंसर है, आपको वो हमेशा मार्क करना होता है। तो आप अपना आंसर लिखेंगे एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। देखो बुद्धिज्म की फिलोसफी क्या है, बुद्धिज्म की फिलोसफी में आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। अल्टीमेट एम क्या है, टू अटेन निर्वाण, ठीक है। हर इंसान का अल्टीमेट एम क्या है कि उसको निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी वो इन्होंने बताए अपने अष्टांगिक मार्ग से। इनके 8 फोल्ड पाथ हैं, अगर कोई उनको फॉलो करेगा तो उसके बाद उसको क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और फिर निर्वाण है क्या, असल में निर्वाण प्राप्त हो गया तो मतलब क्या, जैसे कि आप समझ रहे हैं, इसी को थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं रिलेटेड टर्म मोक्ष, आपने बहुत ज्यादा वर्ड सुना होगा। उसी तरीके से जैनिज्म में निर्वाण की जगह जो वर्ड है वो है कैवल्य की प्राप्ति हो जाना, उसके बाद जैन हो जाते हैं। सो द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, क्योंकि सारे जो दुख हैं बुद्धिज्म के अनुसार, सभी जो दुख हैं उनका कारण क्या है, डिजायर, इच्छा का होना। ये जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, यही हमारे दुख का कारण है। तो जब इन इच्छाओं की ही खत्म हो जाती है, जब ये इच्छाएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, तो तब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वो जो स्थिति हो जाती है वो क्या हो जाती है, निर्वाण की स्थिति हो जाती है, ठीक है। सो इसमें से मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है, ए द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, डिजायर को, इच्छाओं को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ठीक है। फिलोसफी की बात चलिए तो और इसके पॉइंट देख लेते हैं। ये किस में बिलीव करते हैं, ये भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, कर्मा में भी बिलीव करते हैं, और जो कास्टिज्म है उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, एंटी का जो भी, मतलब आप उस टाइम की कोई नई फिलोसफी कब अच्छी होगी, कब उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, जब पुराने जो भी इविल्स जो चल रहे हैं सोसाइटी में उनको वो खत्म कर रही होगी। तो कास्टिज्म बहुत ज्यादा चल रहा था तो उसको जो है नहीं मान रहे थे लोग। इसके अलावा ये लोग भी क्या है, पुनर्जन्म वगैरह में कोई बिलीव नहीं करते हैं, जो रीबर्थ वगैरह पे। और कर्मा में बेसिकली ये लोग बिलीव करते हैं, वेदास की अथॉरिटी, वेद जो है सुप्रीम है, ऐसा ही कुछ नहीं मानते बेसिकली। और गॉड है या नहीं इस चक्कर में पड़े नहीं, इस क्वेश्चन को इन्होंने अनआंसर्ड छोड़ दिया। बुद्धा ने इसके बारे में, पूरी बुद्धिज्म फिलोसफी में गॉड के अस्तित्व के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये कोई ऐसा सोचो ही मत कि जो नहीं दिखाई दे रहा गॉड है उसके पीछे हम भागे। आपको जस्ट अपने आप को, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है, तो आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि जहां आप न सुख से खुश होंगे बहुत ज्यादा, न दुख से बहुत ज्यादा दुखी होंगे, आपकी कोई इच्छाएं शेष नहीं रहेंगी, तो आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपको सुख, जो आपको जो शांति है उसकी अनुभूति होगी, ठीक है। तो ये है बुद्धिज्म। Next is Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा। अब ये भी पिछले साल का, पहले का ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जो जैसे कि यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन, जो पेपर हैं, जैसे कि सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, ठीक है, या एनडीए वगैरह हैं, इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, जबकि एफकेट एसीसी वगैरह में क्वेश्चन जो है, एफकेट में इससे थोड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अगर किसी ने बहुत नॉर्मल हिस्ट्री भी पढ़ी है तो वो भी उसको आई थिंक अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन सीएपीएफ में हो, सीडीएस में और एनडीए वगैरह में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो उसका जो पेपर है वो कौन डिजाइन कर रहा है, यूपीएससी, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि एफकेट के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, और बल्कि आप इसको कर लेंगे तो आपका एफकेट में जो क्वेश्चन है वो तो आप 100% 200% कर ही लेंगे, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन क्या है कि बुद्धा की जो इमेज है वो हमें कई बार देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पोज में बैठे हुए हैं, ऐसे जेस्चर में है जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा कह रहे हैं उसको, ठीक है। बुद्धा की इमेज आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, किसी में हाथ कैसे हैं, किसी में पैर कैसे हैं, किसी में मुख कैसा है। तो आपको बताना है कि उनमें से जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका क्या मतलब है। So option is A, Buddha's calling of the earth to watch over Mara
and to prevent Mara from disturbing his meditation. बुद्धा जो है अर्थ को बुला रहे हैं कि वो जो मरा मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि माया जो है उनकी जो ध्यान है उसको भटका रही है, तो उससे बचाएं, अर्थ को बुला रहे हैं. या बुद्धा's calling of earth to witness his purity and chastity, या वो अर्थ को इसलिए बुला रहे हैं कि वो अब बुद्धिज्म को, वो अब एनलाइटनमेंट को प्राप्त होने वाले हैं, तो वो जो धरती है उसको अपना गवाह बना रहे हैं, साक्षी बना रहे हैं अपनी प्योरिटी का, अपनी चेस्टी का. या सी, बुद्धा's reminder to his followers, बुद्धा अपने फॉलोअर्स को ये बता रहे हैं that they all arise from earth and finally dissolve into the earth and thus this life is transitory. ठीक है, कि हम इस धरती से पैदा हुए हैं और इस धरती में वापस मिल जाएंगे जाके, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. या डी, both statement A and B is correct. तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे. चलिए, तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे. बुद्धिज्म की फिलॉसफी आपको पता है, वो कुछ लाइफ की ट्रांजिशन में या इन सब में तो बिलीव करते ही नहीं है, ठीक है, कि हमको इसी मिट्टी से बने, वो उसको इन सब चीजों से बुद्धिज्म में फिलॉसफी नहीं. तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया. अब ये जो पॉइंट है बुद्धा's कॉलिंग ऑफ अर्थ, अब बुद्धा किसी और को बुला रहे हैं अर्थ को कि भाई वो जो है माया से उनको बचाए, उनकी मेडिटेशन को ध्यान भंग ना होने दे, तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई ना. तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो तो सेल्फ रिलायंस में जो है ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो ये भी जो है स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही. तो आंसर कौन सा बचा आपका अपने आप, बी, कि बुद्धा कौन है, अर्थ को अपना विटनेस बना रहे हैं कि देख जो उसको टच करके टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी. ठीक है, तो ये क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, जिसमें उनकी हाथ में एक उंगली किस पे टच होती है, भूमि को स्पर्श की हुई होती है. ठीक है, इसी तरीके से इनकी और मुद्रा है, अभय मुद्रा है, जिसमें वो लोगों को क्या बोल रहे हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया करो, उनके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, कि जो वो लोगों को क्या कर रहे हैं, अभय, फियरलेस होने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, ध्यान मुद्रा है, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी तरीके से ये सारी मुद्राएं हैं. Okay, next is who pronounced the four noble truth आर्य सत्य to get rid of sufferings. 4 आर्य सत्य, ये 4 ऐसे ट्रुथ जिनकी वजह से हम सफरिंग से, दुख से जो है छूट सकते हैं, बच सकते हैं, ये 4 सत्य किसने बताए. ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, नन ऑफ द अबव. अब यहाँ आप बुद्धिज्म के ऊपर ही लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर बुद्धिज्म में मतलब गौतम बुद्धा ही होगा. लेकिन पेपर में अगर ये आएगा तो फिर क्या करोगे, क्योंकि पेपर में तो कोई भी आ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 4 नोबल ट्रुथ किसने बताए हैं, चत्वारी आर्य सत्यानी, ये किसने बताए हैं, ये बताए हैं गौतम बुद्ध ने. ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ टू गेट रिड ऑफ सफरिंग्स इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में जो 4 नोबल ट्रुथ बताए हैं, आपको बताना है कि उन चारों में से ये कौन सा नहीं है. ऑप्शंस में से ए, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, पूरा जो है संसार वो दुख से भरा हुआ है. डिजायर्स कॉजेज सफरिंग, जो इच्छाएं हैं वही सफरिंग कॉज करती है, वही दुख देती हैं. डिजायर इज द बेस्ट वे टू गेट मोक्ष, मोक्ष पाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, कि आप इच्छाएं रखें. सफरिंग कैन बी रिमूव्ड, और जो दुख है उसको हटाया जा सकता है. तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है. तो आप अपना आंसर बताएंगे. देखो, 4 नोबल ट्रुथ आपको नहीं भी पता तो भी आई थिंक इसका क्वेश्चन आप अपनी कॉमन सेंस से दे सकते हैं. हिस्ट्री में मुझे लगता है कि आपको कुछ फैक्चुअल्स के अलावा अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए और आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप आंसर कर सकते हैं. जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही वेग है, वो बिल्कुल ही गलत है. मोक्ष पाने के लिए इच्छाएं, ये सबको पता है कि इच्छाएं खत्म करनी चाहिए, तो इच्छाएं कैसे बेस्ट वे हो सकता है. तो ये जो है क्या है, चत्वारी आर्य सत्यानी, 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है, बाकी के 3 हैं. तो हम देख लेते हैं एक बार कि ये चारों सत्य कौन से हैं. ओके, सो ये है 4 नोबल ट्रुथ. सबसे पहला क्या है, दुख. ये किस भाषा में लिखे हुए हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा. ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं, पाली. ज्यादातर आपको बुद्धिज्म में जो जितने भी टेक्स्ट मिलेंगे, जो भी बातचीत मिलेगी, उस टाइम की लैंग्वेज क्या है, पाली मिलेगी. ठीक है, पाली में. लेकिन इसके अलावा कुछ लिटरेचर ऐसा भी है जो संस्कृत में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो बुद्धिज्म की मेन लैंग्वेज है दैट इज पाली. तो दुख है, मतलब कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, इस पूरे संसार में दुख भरे हुए हैं. दुख समुदाय, लेकिन इन जो दुख हैं इनका क्या है, कॉज क्या है, इनका कारण क्या है, डिजायर्स, इच्छाएं. मनुष्य की इच्छाएं होना ही इनका
दुख का कारण है। नेक्स्ट इज दुख निरोध, दुख का निवारण किया जा सकता है, लेकिन ये जो दुख है, ये सफरिंग है, इस सबको हटाया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और कैसे हटाया जा सकता है? अगर जो है आप जो आगे अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 फोल्ड पाथ बताया हुआ है, अगर आप उस पे चलते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, तो आपको क्या मिलता है? इन दुख से छुटकारा मिल सकता है, इस सफरिंग से आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, पहले सीक्वेंस याद करो, दुख, फिर दुख किस वजह से होता है, फिर दुख को हटाया भी जा सकता है, और फिर कैसे हटाया जा सकता है। 4 चीजें हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्धा का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग क्या है? द विक्टोरियस वन, एक कोई जीता हुआ व्यक्ति। एनलाइटनमेंट वन, एक जो जागृत या जिसका ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। सन्यासी, या बोथ ए एंड बी। ऑप्शन बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे आप, और बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग मैंने कर दिए हैं जानबूझ के। आई होप कि आप लोगों ने ठीक आंसर दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो भी कोई बात नहीं है। देखो, इसका आंसर है, ज्यादातर कुछ लोगों ने या तो डी लगाया होगा या बी लगाया होगा, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनलाइटनमेंट वन, ये तो आपको पता है, बुद्धा एनलाइटनमेंट ये वर्ड तो है ही, आपने सुने हुए। सन्यासी तो बिल्कुल नहीं है। अब हो सकता है ए आ सकता है, आपको लग रहा हो कि शायद ठीक हो, लेकिन विक्टोरियस, जीत हार की ऐसी कोई बात कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। इसकी जगह अगर यहाँ पे वर्ड होता, आई थिंक ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, अवेकन्ड वन। ठीक है, एक व्यक्ति जो जागा हुआ है, तो अगर ये होता यहाँ पे अवेकन्ड एंड एनलाइटेड, ये दो चीज हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तब आपका आंसर होता ए और बी। विक्टोरियस वन कौन है? जीत हार की, जीत की बात किस में की जाती है? जैनिज्म में की जाती है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए जो वर्ड है वो जित, जैन, ये वहां से निकला है। तो बुद्धिज्म में किसकी बात है? सिर्फ जागृत होने की बात है, अवेकन्ड वन या एनलाइटेड वन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में 3 रत्न है, इसी तरीके से जैनिज्म में भी 3 रत्न है। ठीक है, दोनों में है, उसके अलग है, इसके अलग है। तो आपको बताना है कि बुद्धिज्म की जो 3 रत्न है वो कौन से हैं। ए इज बुद्धा, बी इज धम्म, सी इज पिटका, या डी इज संघ। इन चारों में से कौन से हैं? आप अपना करेक्ट आंसर लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज पिटक। ठीक है, विच इज नॉट द 3 ज्वेल्स। तो बाकी के जो 3 हैं, बुद्ध यानी कि खुद जो बुद्ध है वो भी एक रत्न है, धम्म, धम्म मतलब धर्म, और उसके बाद है संघ। संघ भी एक बुद्धिज्म में ही संघ बनाए जाते हैं। संघ आपने वर्ड सुना होगा, संघ बेसिकली क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, तो वो एक संघ बनाया जिसमें कि क्या थे, जो क्या कहते हैं, जो सन्यासी जो होते थे, या जो भिक्षु जिनको कहते हैं, सन्यासी वर्ड नहीं है, बुद्धिज्म में जो वर्ड है वो दैट इज भिक्षु। तो भिक्षु लोग हैं, वो वहां पे इकट्ठे रहते थे मोनास्ट्रीज में, विहार वगैरह में, और वहीं पे वो लोग जो है अपना जीवन बिताते थे। उस पूरे ग्रुप में रहने के वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे जो संघ फॉर्म करता था। ठीक है, और संघ में महिलाएं भी आ सकती थी बाद में, पहले तो सिर्फ पुरुष ही थे, लेकिन बाद में महिलाएं भी आ सकती थी, जिसमें कि किस किसने ज्वाइन किया था संघ? जो बुद्धा है उनकी मदर ने किया था, प्रजापति गौतमी जो थी उन्होंने, इसके बाद उनकी वाइफ यशोधरा ने भी किया था, और वैशाली की जो नगर वधू थी उन्होंने भी किया था। सो बुद्ध, धम्म और संघ, BDS शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो BDS इज द वन जो कि क्या है, 3 ज्वेल्स है बुद्धिज्म के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और पट्टिका समुत्पदा। ये जो टर्म्स हैं ये किस फिलोसफी से एसोसिएटेड हैं? वैदिक से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, श्वेतांबरम। तो यहाँ भी आप समझ ही गए होंगे, करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म, लेकिन पेपर में आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, हर फिलोसफी से कुछ जो है शब्द, उन्हीं से कुछ जो टर्म्स हैं वो सिर्फ उसी से एसोसिएट हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बुद्धिज्म में तो खासकर ऐसी बहुत सारी टर्म है। तो 4 फोल्ड पाथ, चतवारी आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य हैं, या अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है, या मध्यम मार्ग यानी कि मिडल पाथ, ये सब, और पट्टिका समुत्पदा, ये चारों चीजें किससे एसोसिएटेड हैं? बुद्धिज्म से। सो अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 फोल्ड पाथ है, यानी कि वो 8 तरीके, 8 रास्ते जो अगर आप फॉलो करें तो आप जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मध्यम मार्ग क्या होता है? मिडल पाथ, जो बुद्धिज्म में जो एडवोकेसी की हुई है, जो किसका पक्ष लिया गया है? मिडल पाथ का, मतलब कि आप किसी भी चीज के एक्सट्रीम में ना जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को, जैसे जैनिज्म बहुत एक्सट्रीम दुख में जाने की बात करता है कि आप बिल्कुल कठोर अपना जीवन व्यतीत करें, बुद्धिज्म ऐसा नहीं कह रहा है। बुद्धिज्म क्या कह रहा है कि आप मिडिल में रहिए, आप मतलब
बस नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करिए, बहुत एक्सट्रीम खुश मत होइए, बहुत एक्सट्रीम दुख मत होइए, बहुत एक्सट्रीम बिल्कुल गरीबी में भी अपने आप को मत ले जाइए जानबूझ के, और बहुत ही एक्सट्रीम लग्जरी लाइफ में भी मत लेके जाइए। एक मध्यम मार्ग में अपना जीवन व्यतीत करिए। इसके अलावा फिर है पट्टिका समुत्पदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो पट्टिका समुत्पदा ये भी पाली भाषा में लिखी हुई है। दिस इज वी कॉल्ड द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एसेंस है ये। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक डॉक्ट्राइन है विच वी कॉल्ड द डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अगर आप इसको इंग्लिश में देखें तो इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का डॉक्ट्राइन है, या उसी का ये सिद्धांत है। अब नाम से आप समझ गए होंगे कुछ तो, कि इसका मतलब क्या है कि सम उत्पदा, मतलब कि सब जो चीजें हैं, जो अब आप इसको अगर धर्म के कॉन्सेप्ट में लेके जाएं तो सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंटली हुए हैं और फिर ओरिजिन हुआ है। या अगर आप इसको इच्छाओं पे लेके जाएं तो एक इच्छा में से कुछ दुख उपजा, फिर वहां से हमारी फिर कोई और नई इच्छा आई, तो हमारी जितनी भी ओरिजिन है, जितनी भी नई नई चीजें आ रही हैं, वो सब क्या है, बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, और डीप में आपको पढ़ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। सो पट्टिका समुत्पदा ये किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म की एसेंस है ये। तो एक बार हम 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग भी देख लेते हैं। राइट बिलीफ, आप सबसे पहले तो अपनी जो देखें, ठीक है, जो सम्यक दृष्टि जिसको बोला गया है पाली भाषा में, ठीक है, अपनी दृष्टि सही रखें, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन कह लो या बिलीफ कह लो। अगर आप देखेंगे सही, जो हम देखते हैं वही हम समझते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या है, देखना सही है। उसके बाद जो आप देखेंगे वही सोचेंगे, तो आपको क्या करना है, अपने विचार जो है वो सम्यक यानी कि सही रखने हैं। फिर आपने देख लिया, सोच लिया, तो अब आप क्या करेंगे, बोलेंगे, बोले बिना तो रहेंगे नहीं, तो आपकी जो स्पीच है वो भी क्या होनी चाहिए, जो आपकी बातें हैं वो सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो करेंगे भी, जो आपके एक्शंस होंगे, जो आपके कर्म होंगे, वो भी क्या होंगे, सही होंगे। और फिर उससे जो आप लाइवलीहुड कमाएंगे वो भी क्या होगी, आपकी सही ही होगी। उसके बाद एंडीवर भी आपका कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। आपकी याददाश्त, क्योंकि जब आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप बोल अच्छा रहे, कर अच्छा रहे, तो आपकी मेमोरी भी कैसी बनेगी, सही बनेगी, राइट मेमोरी डेवलप होगी। ये सब आपको करना है, लेकिन अगर आप इसमें से एक पहली चीज करेंगे तो बाकी की चीजें एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंटली ओरिजिनेट होती हुई चली जा रही है। सो राइट, लास्ट इज राइट मेडिटेशन। अगर आप सही सम्यक ध्यान लगाएंगे तो फाइनली आप क्या है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, आठों के आठों कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मैंने जिस हिसाब से समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखना सही है, सोचना सही है, बोलना सही है, एक्शन सही होने चाहिए। तो इनके आगे जो वर्ड आता है, अगर आप बाई चांस पाली भाषा में लिखा है तो वो आएगा सम्यक। राइट की जगह क्या आएगा, जैसे कि सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक विचार। ठीक है, प्लीज कोऑपरेट विद माय हैंड राइटिंग, ये इतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से आपको लिखा आएगा। क्लियर, तो ये है 8 फोल्ड पाथ। सो गाइज आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इसके बाद जो बचा हुआ बुद्धिज्म है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, 30 मिनट्स की ही हम एक वीडियो रखेंगे। इसके बाद जो बचे हुए थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखेंगे, इसके बचा हुआ, और वो ज़रूर देखेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे, वरना आपकी ये 30 मिनट्स भी वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी का अब जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर वगैरह जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है वो उसी में ही आएगा, तो उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये वीडियो प्लस वो वीडियो जब आप दोनों को देख लेंगे तभी आपका पूरा टाइम वर्थ ही होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को पूरे तरीके से देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच। अहले वतन हम अपना